4 लड़की को भी पढ़ाना करना मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। अब जब तक नौकरी नहीं मिलेगा, अब तो हम लोग, मेरे को खुद लग रहा है कि अब हम बच्चे को या हम खुद सुसाइड कर लें। सर इतना परेशान है ना, हमको मन करता है मेरा गेट पे आके हम खुद जल जाए। मेरा 2 बच्चा लेके हम बहुत परेशान है। कोविड ऐसा कर दिया, मेरे घर को, परिवार को बर्बाद करके रख दिया। कभी जादूगोरा जाने के लिए भी तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल, उसके लिए भी हमको उधारी लेना पड़ता है। परमानेंट जॉब करने वाला इंसान का, बाल बच्चा का, उसका परिवार का ये हक ये ऐसा हो रहा है, तो दूसरे लोग को क्या कर सकते हैं? यूसीएल वाला लोग सिर्फ आदमी को मारना जानते हैं और बुला के मारना जानते हैं। बार बार जादूगोरा जाओ, बार बार इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। अगर हम लोग धरना पे बैठ जाते हैं तो थाना द्वारा पुलिस आती है, मारपीट करती है सर, और उससे आगे हम लोग क्या करें? हम लोग तो गुहारे लगा सकते हैं। डीसी ऑफिस में लेटर दिया तो डीसी साहब ने बोला कि हमारा सर्विस देने का काम नहीं है। लेकिन सर्विस देने का काम नहीं है, लेकिन जो हम लोग भूखे मर रहे हैं, उनका जिला का जो आदमी भूखे मर रहा है, वो तो डीसी साहब को देखना है। बस ज़मीन बचा, ना घर बचा, ना हम लोग पास ऐसा कुछ पैसा है जो हम लोग घर चला सके। अब हम लोग तो भूखे मरने के सिवाय सब कुछ हम लोग पास रास्ता नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कुछ हो पाता है तो हम लोग अपना ज़मीन में जाकर आत्मदाह कर लेंगे। नमस्कार, जोहार। मैं गौतम अपने सहयोगी मंजीत के साथ हम निकले हुए हैं गांव की यात्रा पर। इस गांव के यात्रा के क्रम में हम, आप जो मेरे पीछे का दृश्य देख रहे हैं, ये है केरुआ डुंगरी पंचायत का केरुआ डुंगरी गांव। कभी यहाँ हुआ करता था, लेकिन अब गांव का वजूद दूर दूर तक नहीं है। तुरामडी माइंस पहुंचने का मेरा उद्देश्य था कि यहाँ पे बहुत सारे विस्थापित परिवार रहते हैं जिनका कुछ दर्द है, जिनकी कुछ शिकायतें हैं। उनकी शिकायतें क्या है उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बतला दूँ, जानकारी दे दूँ कि यहाँ पास में केरुआ डुंगरी पंचायत है, जहाँ पे लगभग 75 परिवारों को एक साथ वर्ष 2006 में विस्थापित किया गया था। लेकिन विस्थापित करने के बाद आज भी इन्हें मुआवजा नहीं मिला है। ये परिवार मुआवजा के लिए दर दर भटक रहे हैं। मज़े की बात यह है, इन्होंने अपनी आवाज़ यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे लगा रखी है, लेकिन आज तक इनका दर्द नहीं सुना गया है। लोगों ने मुझे ये तक बतलाया है कि यहाँ पे अब बच्चे जो हैं वो अपाहिज भी पैदा होते हैं, क्योंकि यूरेनियम के जो रेडिएशन होते हैं, उस रेडिएशन के वजह से अब बच्चे अपाहिज भी पैदा होने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं लोगों की दर्द, कितनी तकलीफ़ में लोग यहाँ रहते हैं। चुनाव के समय जब भी चुनाव का वक्त आता है तो वो वह इनसे वादा करते हैं, लेकिन इनका वादा ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ होता है। परिणाम शून्य मिला है। इन लोगों का दर्द है कि इन्हें जो मुआवजा, ज़मीन के बदले मुआवजा मिलनी चाहिए थी, वर्ष 2006 में बिना नोटिस का इनके घरों को तोड़ दिया गया, और तोड़ देने के बाद इनकी ज़मीन चली गई, इनके घर चले गए और ये विस्थापित हो गए। हालांकि उन विस्थापितों में से कई लोगों को तो तुरामडी माइंस में नौकरी दे दी गई है, लेकिन कई ऐसे परिवार थे जो संयुक्त रूप से रहते थे, जॉइंट फैमिली था। उस जॉइंट फैमिली में से किसी एक को नौकरी मिली और कुछ लोग आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे और बतलाएंगे कि आखिर इनका दर्द क्या है। मैं एक चीज़ और आपको साफ कर दूँ, जिस कंपनी परिसर के अंदर में मैं हूँ, इसी कंपनी परिसर में यहाँ के स्थानीय विधायक भी रहते हैं। लोगों का कहना है कि हमने विधायक से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन विधायक सिर्फ आश्वासन देते हैं। आज तक सिर्फ इन्हें आश्वासन ही मिला है। इसी आश्वासन के भरोसे ये आज 15 साल से जीते आ रहे हैं। विधायक, मैं बतला दूं कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पोटका विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है, और यहाँ के विधायक हैं संजीव सरदार जी। संजीव सरदार जी वो विधायक हैं जिनकी, इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। अगर वो थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी लेते तो शायद हो सकता है कि इन विस्थापितों को इनका मुआवजा मिल जाता, हो सकता है इन्हें इनका हक मिल जाता, लेकिन आज भी अपने हक के लिए तरस रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे विस्थापित परिवार के सदस्य हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उनकी आखिर दिक्कतें क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, जिन समस्याओं का आज तक निराकरण नहीं हुआ 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी। जो किसी के बच्चे का नाम स्कूल से कट जा रहा है, तो किसी परिवार को आज तक उसका हक नहीं मिला है, तो कुछ नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन्हीं लोगों में से हम बात करते हैं और इनका दर्द जानते हैं, आखिर क्या परेशानी है। लोगों का कहना है कि हमने विधायक से भी कई बार गुहार लगाई है, विधायक हमारे ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन आज तक इनका दर्द नहीं सुना गया है। इन्होंने मुख्यमंत्री, उपायुक्त,
सबको पत्र लिखा, सबके साथ में पत्राचार किया है, लेकिन आज तक इन्हें इनका हक नहीं मिला है। इसी कड़ी में हम जानते हैं आखिर क्या इनका कहना है। तो हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण हैं जिनकी समस्याएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले सोशल संवाद में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। केरवा डूंगरी विस्थापित परिवार से हूँ और पूरा केरवा ये जो सारा देख रहे हैं सारा केरवा डूंगरी विस्थापित परिवार से ही है। हमारा 2006 7 मार्च को एक दिन में 75 घर तोड़ा गया था यूसीएल द्वारा, जो बिना नोटिस का घर हमारा टूटा। और ना 2006 से लेकर 2021 होने समाप्त हो रहा है, अभी तक घर का मुआवजा नहीं मिला है। और कुछ काम में नौकरी भी ऐसा पेंडिंग बाकी है, जो ज़मीन चलाई है लेकिन मिला नहीं है। और जो हमारा घर जो 75 घर टूटे थे, हम लोग 75 आदमी एक दिन में ज्वाइन किए थे, उसमें से मेरे पापा, मेरे चाचा और गांव के 3-4 लोग जो डेथ किए थे, उनको अभी तक नहीं मिला है कुछ भी ऐसा मुआवजा या फिर नौकरी के बदले नौकरी मिलने का था। जो बोले थे कि डेथ केस में जो नौकरी मिलने का था, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कंपनी द्वारा, और हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है। तो आपने अभी तक किन किन लोगों से जाकर के इनसे बारे में बात की? हाँ, बात करने की कोशिश की, लेटर भी दिए थे, डीसी ऑफिस में लेटर दिए, तो डीसी साहब ने बोला कि हमारा सर्विस देने का काम नहीं है। लेकिन सर्विस देने का काम नहीं है, लेकिन जो हम लोग भूखे मर रहे हैं, उनका जिला का जो आदमी भूखे मर रहा है वो तो डीसी साहब को देखना है। हमारा घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हमारे जो मेरे पापा काम करते थे, आज मेरे पापा का नहीं रहे हैं। आज कौन काम करेंगे? ना हमारे पास ज़मीन बचा, ना घर बचा, ना हमारे पास ऐसा कुछ पैसा है जो हमारा घर चला सके। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? ना लाल कार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड है, ना इंदिरा आवास मिल सकता, ना जो मोदी जी द्वारा जो हम लोग शौचालय मिल रहा है वो शौचालय मिल सकता। अभी तो घर भी खाली करा दिया जा रहा, 2 लाख डिपॉजिट मांग रहा है। हम लोग लाए तो लाए कहाँ से? आप लोगों ने क्या कभी इसके बारे में विधायक जी से नहीं बताया? क्योंकि विधायक जी तो शायद आपके कॉलोनी में ही रहते हैं। विधायक जी को भी सूचना इस चीज़ का है, लेकिन विधायक जी भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और कंपनी भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। टोटल हम लोग एक दिन में 75 घर टूटा था, उसके बाद कुछ मंथ बाद फिर और 10-15 घर टूटा। उसके बाद फिर हम लोग टोटल यहाँ पे 209 विस्थापित थे, जो डेथ केस से पुनर्वास में मिलना चाहिए। पुनर्वास का बात हो रहा, ना कुछ मुआवजा का बात हो रहा। ऐसा अभी तक विस्थापित के लिए कुछ नहीं है। झारखंड में विस्थापित कीड़ा मकोड़े तरह ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। तो आज तक आपको आयुष्मान क्यों नहीं मिला और राशन कार्ड क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे पापा नौकरी करते थे, हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते थे। हम ज़मीन दे के गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, लेकिन आज मेरे पापा तो नहीं रहे ना। आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना ज़मीन बचा, ना घर बचा, ना मेरे पापा ही बचे हैं। आज तो कुछ नहीं बचा है, तो हमारा तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ भी। आयुष्मान कार्ड बना ना, कुछ कहीं से कुछ ऐसा स्रोत नहीं है जहाँ रोजी रोटी हम लोग चल सके। अब हम लोग तो भूखे मरने के सिवा ऐसा कुछ हम लोग पास रास्ता नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कुछ हो पाता है तो हम लोग अपना ज़मीन में जाकर आत्मदाह कर लेंगे लास्ट में, और कुछ हमारा पास विचार नहीं है। और सबसे बड़ा जो कोरोना पैंडेमिक आया, इस कोरोना पैंडेमिक में इनमें से कई लोगों ने अपने परिवार को खोया, अपने प्रियजनों को खोया है। आखिर ये किस तरह की सरकार की योजना है? जब आप धरातल पर इसे उतार नहीं सकते हैं, जब किसी कंपनी के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं तो सबसे पहले आपको मुआवजा देनी होती है। जब आप मुआवजा नहीं देते हैं, उसके बाद आप उन्हें विस्थापित करते हैं और 15 साल संघर्ष करना। समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर लोगों को 15 दिन संघर्ष करना पड़ता है तो वो कहते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और यहाँ 15 साल से लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। बतलाइए क्या आपके साथ दिक्कतें हो रही है? सर, मेरा हस्बैंड का 3 साल हो गया डेट कर गए। बहुत बार गए, कंपनी भी गए, फाइल भी जमा किए, अभी तक नौकरी की कोई सुविधा नहीं है। छोटे छोटे मेरे 4 लड़की है, घर में कोई भी नहीं है, सास ससुर कोई नहीं है, अकेला हम रहता है। घर परिवार भी चलना मुश्किल है, इसीलिए कंपनी में जा रहे काम मांगने के लिए, काम नहीं दे रहा। हम लोग को नरवा भेज दिया गया है काम के लिए, इतना दूर भेज दिया कि अभी हम लोग का बस भाड़ा भी नहीं निकल रहा कि हम लोग जा पाएंगे काम करने के लिए। अभी हम लोग बच्चा लोगों को भी अभी जैसे स्कूल में भर्ती किए थे, एक साल हुआ, बच्चा को सस्पेंड कर दिया गया था कि उनका पापा डेट कर गए, फीस नहीं जमा दे पाए थे, या कुछ फिर से फीस दे के फिर से बच्चा को अभी हम पढ़ाने लगे। लेकिन अभी तक हम फिर से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे सर। क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। 4 लड़की को भी पढ़ाना खिलाना मेरे बस का बात नहीं है। अभी हम कंपनी से नौकरी मांग रहे, वो भी नहीं दे रहे करना, तो क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्वार्टर का भाड़ा खोज रहा कि 2 लाख क्वार्टर का भाड़ा चाहिए। अभी हम लोग क्वार्टर का भाड़ा कहाँ से देंगे? भाड़ा इसलिए मांग रहे सर, हम लोग गए थे कि पीएफ का पैसा हम लोग अपना निकालेंगे कि कम से कम हम लोग रोजी रोटी चल सके। लेकिन अभी संजीव सर बोल रहे हैं कि नहीं पता, इसका आप लोगों को 2 लाख रुपये पीएफ जमा करना पड़ेगा और आप लोगों को अंडरटेकिंग में रहना पड़ेगा। सर, अंडरटेकिंग में देके हम लोग कहाँ से रहेंगे? इतना पैसा नहीं है हम लोग का। सर, विधायक के पास भी गए, पेपर भी जमा दिए, विधायक भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सुना सर विधायक भी।
तो क्या जिला में किसी से बात की, किसी अधिकारी से बात हुई आपकी, डीसी से या नहीं, डीसी के पास सर नहीं गए, लेकिन अभी ऑफिस गए थे, बस ऑफिस ही वाले से बात हो रहा बस। तो आपके क्या बच्चे के नाम कट गए हैं स्कूल से? बस सस्पेंड कर दिया गया था, फिर से हम स्कूल में डाले हैं। क्यों सस्पेंड किया गया? बस इसका पापा जब डेट कर गया था, बच्चा जा नहीं पाया, टेस्ट नहीं दे पाए थे, इसी चक्कर में फीस जमा नहीं हुआ था, बस इसीलिए चल रहे सर। लेकिन अभी हम नहीं कर पा रहे, कॉपी किताब ड्रेस जूते वगैरह सब तो आप जान ही रहे, नहीं कर पा रहे हैं। 4 लड़की को भी पढ़ाना करना मुश्किल है, मेरे बस का बात नहीं है। अब जब तक नौकरी नहीं मिलेगा, हम लोग मेरे को खुद लग रहा है कि अब हम बच्चे को या हम खुद सुसाइड कर लें। जी बतलाइएगा आपका नाम। मेरा नाम ममता देवी हुआ। मेरे पति स्वर्गीय सुदीप कुमार सिंह हैं। वो यूसीएल में जॉब करते थे। उनका मई में कोविड हो गया। कोविड के दौरान ही उनका 11 दिन तक OTMH में एडमिट रहे। यूसीएल वालों ने मेरे साथ इतना ज़्यादा जाति किया, इतना ज़्यादा गलत किया है कि मैं उसके बारे में मैंने क्या बताऊं। मेरा रूह अभी तक काँप जाता है। मेरा आदमी को कोविड हुआ, हम हॉस्पिटल में लेके आए, उनको सीईओ से बात किए, हॉस्पिटल में कोई मेरा मदद नहीं किया, ना कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, कुछ नहीं दिया। अकेले पूरा जमशेदपुर में हम घूमे हैं। उनको एडमिट कराने के लिए दर के ठोकरे खाए हैं। उनको सिर्फ एम्बुलेंस हमको दे दिया गया, ना कोई स्टाफ भेजा गया, कुछ नहीं किया। हम जैसे तैसे TMH में उनको एडमिट किए। जब एडमिट हो गए 11 दिन तक मेरा सूद लेने वाला कोई नहीं था। हम 2 बच्चों को लेके यहाँ जमशेदपुर में कोई उस समय साथ नहीं दे रहा था। सर पैसा दे के वहाँ हमको एडमिट करना पड़ा। कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि हमको डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल में बात किए तो बोला कि हमको भी कोरोना पॉजिटिव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। जैसे तैसे 11 दिन तक हम अपना पति को इलाज किए। इलाज के दौरान उनका डेथ हो गया। 27 मई को उनका डेथ हुआ। 16 मई को उनको एडमिट किया हम, 27 मई का डेथ हो गया। डेथ होने के बाद भी आज तक कंपनी का कोई ऐसा ऑफिसर मेरे घर नहीं गया, ना मेरे से बात किया कि हाँ उनके साथ में कैसे हो गया। ज़बरदस्ती उनको बुलाया गया, ज़बरदस्ती उनको फीवर था, फिर भी ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया गया कि 2 दिन के लिए आइए, जो कि वो छुट्टी में थे। वो 3 तारीख से ही छुट्टी लिए हुए थे। हम लोग मना करते रह गए कि नहीं, उनको तबीयत ख़राब है, बोल रहे हैं 2 घंटा के लिए आइए, उसके बाद चले जाइएगा। हॉस्पिटल यहाँ आए ड्यूटी में, वो भीग गए। भीगने के बाद उनको रात से ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और अब 5 महीना हो गया। 5 महीना में आज तक न मेरे को सर्विस, न प्राइवेट सर्विस, न मेरे बच्चों को फीस देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। तो स्कूल में हम जाके एप्लीकेशन दिए, मेरे पास फीस का पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे। सब लोग बोला ऑफिस गए, जादूगोड़ा ऑफिस गए, सबसे हम एप्लीकेशन लगाए। मेरे बच्चा को हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, हर महीने उसको इलाज चाहिए, हम कहाँ से करेंगे। सबको बोल के थक गए, हाथ पैर जोड़े कि मेरे बच्चे को इलाज के लिए कुछ तो ऐसा कीजिए कि मेरे बच्चे को बाहर से इलाज मिल सके। मेरे पास कुछ नहीं है, बैंक सेविंग भी नहीं है, क्योंकि लोन ले रखे थे मेरे पति ने। LIC का पैसा भी जो भी आया लोन काट लिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरों का कपड़ा सी के हम बच्चों का पेट पाल रहे हैं। सोचिए, जब परमानेंट जॉब करने वाला इंसान का, बाल बच्चा का, उसका परिवार का ये हक हो, ये ऐसा हो रहा है, तो दूसरे लोग को क्या कर सकते हैं। UCL वाला लोग सिर्फ आदमी को मारना जानते हैं और बुला के मारना जानते हैं। मेरे पति के साथ में कोविड नहीं, उनका हत्या हो गया। और मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ, अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरा जॉब करा दे। मेरे बच्चों लोग को फीस के लिए कितना दर भटके हम। अभी हम सूद पे पैसा लेके उन लोग को फीस भरे हैं, लेकिन फिर भी स्कूल वाला लोग माफ़ नहीं किया फीस। बोला कि नहीं फीस दे दीजिएगा तो हम नाम काट देंगे। तो क्या बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं? अभी उसको फीस भरे हैं हम लास्ट डेट में। मेरा घर से भी कोई मदद नहीं है, कोई मेरा मदद करने वाला नहीं है। इतना सर इतना परेशान है ना, हमको मन करता है मेरा गेट पे आके हम खुद जल जाए। मेरा 2 बच्चा लेके हम बहुत परेशान है। कोविड ऐसा कर दिया, मेरे घर को, परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अब हम कहाँ जाएँ। 2 बच्चा लोग, कभी जादूगोड़ा जाने के लिए भी तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल, उसके लिए भी हमको उधारी लेना पड़ता है। बार बार जादूगोड़ा जाओ, बार बार इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। बोलता है कि कोविड के लिए कोई नियम ही नहीं बना है, किसके पास जाओ। संजीव सरदार से बात किए, सबसे हार गए हम, थक हार के अब तो ऐसा लगता है ना कि वो उनके जाने से हाँ साथ में हम लोग भी चले जाते। तो आपने सुना इनकी दर्द को, जिस दर्द के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जिन पर बीतती है उन्हें ही पता होता है कि ये दर्द क्या होता है। यहाँ के लोगों का
बहुत सारा दर्द है और सबसे बड़ी लापरवाही कहें, गैर जिम्मेदाराना रवैया कहें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का। जिस जनप्रतिनिधि को लोग चुनते हैं बड़ी उम्मीद के साथ चुनते हैं कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, कुछ उनकी बेहतरी के लिए करेंगे, कुछ उनके बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे, वो जब पास में रह करके इन्हीं लोगों के बीच में रह करके और वो खुद पल्ला इससे झाड़ लें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों की क्या औकात है। सिर्फ नेताओं को वोट के वक्त में ये जनता जो आप देख रहे हैं ये जनता याद आती है। सिर्फ नेताओं को वादे चुनाव के समय में याद आते हैं, वादाएं कितना करते हैं, धरातल पर कितना उतरती है सब कोई जानता है। लेकिन जब आप जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं तो जनता जवाब भी आपको उसी तरीके से देती है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को सबसे पहले लोगों के बीच जा कर के उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति लेनी चाहिए, जो आप नहीं ले रहे हैं। और आप इसी कॉलोनी में रह रहे हैं और बड़े आराम से और बड़े ठाठ से रह रहे हैं। क्या आपके साथ क्या दिक्कतें हैं? सर मेरा पति 3 साल हो रहा डेट कर दिए हैं, ज़मीन जगह वाला विस्थापित है, नौकरी अभी तक नहीं मिले हैं, 2 बच्चा है, फिर बहुत घर और चलाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, फिर नौकरी अभी तक नहीं दिया गया है, कोई मुश्किल है, कोई चलाने वाला भी कोई नौकरी तो अभी तक सर दिए नहीं है। आजकल बोल रहे देंगे, फिर अभी तक नहीं दिए हैं। विधायक को बोले थे वो तो कुछ नहीं करे हम लोग के लिए। क्या बोलते हैं विधायक जी, क्या बोलते हैं आपके? खाली 2-3 दिन जाने बोला, फिर तो हम लोग से बातें नहीं करता है सर। फिर दोबारा आपने प्रयास किया विधायक जी से बात करने का? 3 दिन गया फिर तो नहीं गया सर। हम तो कैसे चल रहा है आपका घर परिवार फिर कैसे? ऐसे नरवा में काम दिए, इतना दूर हम लोग का तो भाड़ा भी नहीं, ये जुगाड़ कर नहीं सकता तो कैसे जाएंगे सर इतना दूर। फिर घर परिवार कैसे चलता है? ऐसे ही थोड़ा बहुत 15 दिन काम करते, 2 दिन काम करते, ऐसे ही चलता है ऐसे करके। 2 बच्चे हैं मेरे। दर्द बहुत है, दर्द की को हम बयान नहीं कर सकते, दर्द को कभी शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप इन लोगों के बीच आते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से लोग आज भी फटेहाल ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, किस तरह से इन्हें सरकार के द्वारा, किस तरह से इन्हें कंपनी के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला है लेकिन आज तक इनकी बातें नहीं सुनी गई है। ये आपका नाम? जी, मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और हम लोग 2003 में ज़मीन अधिग्रहण हुआ हम लोग का और 17 मार्च 2006 को 75 घर तोड़ा गया। तो उनका घर का मुआवजा हम लोग का बाकी है और ज़मीन का भी नौकरी बाकी है। तो यूसीएल द्वारा मैनेजमेंट जो है उनको मैं यही चाहते हैं कि जो हमारा मुआवजा है वो हमें मिल जाए और जो डेट कर जा रहा है उनका भी नौकरी मिल जाए तो अच्छी रहेगी बात सर। अभी तक तो 15-16 साल होने जा रहा, मुआवजा तो मिला नहीं अभी तक और हम लोग तो मांगे कर सकते हैं देने का, तो जिला उपायुक्त जो है वो पहल करे या तो यूसीएल पहल करे तभी कुछ हो पाए। तो सांसद जी, विधायक जी को भी अपना जो विस्थापित समस्या है वो लिख के दिए हैं लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है और हम लोग उतना ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो अगर हम लोग धरना पे बैठ जाते हैं तो थाना द्वारा पुलिस आती है, मारपीट करती है सर, और उससे आगे हम लोग क्या करें? हम लोग तो गुहारे लगा सकते हैं, मुआवजा भी मांग सकते हैं सर। 15 साल बीत जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर मुआवजा नहीं मिलता है और कोई डेट करने के बाद अगर नौकरी भी नहीं मिलता है तो क्या स्थिति रहेगा सर। विस्थापित हो के अगर इस तरह हाल रहेगा तो हम तो झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं ताकि मीडिया के द्वारा हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उसका पहल किया जाए, सुनवाई किया जाए ताकि हम लोग अपना जीवन यापन कहीं कुछ ठीक से कर पाएँ। जी धन्यवाद। 15 साल का समय और नतीजा सिफर, ये है यहाँ के लोगों का दर्द। जो दर्द को हम अभी दिखला रहे हैं ये है केरुआ डोगरी पंचायत के सारे लोग हैं जो कि कंपनी परिसर से जस्ट सटा हुआ है। कंपनी परिसर ने इनका ज़मीन का अधिग्रहण किया था। ज़मीन अधिग्रहण करते वक्त ये कहा गया था कि इन्हें मुआवजा मिलेगी, परिजनों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी, लेकिन आज तक ना इन्हें मुआवजा मिला ना आश्रितों को नौकरी मिली है। ये सब सिर्फ कागज़ों में ही सिमट के रह गया है। आपने लोगों का दर्द देखा। हम यहाँ के स्थानीय विधायक से जब बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके द्वारा क्या पहल की गई है। 2 साल उनकी सरकार को भी हो गया है। 2 साल में उन्होंने कितनी बार इन लोगों की आवाज़ को विधानसभा के पटल पर भी रखा है। अगर विधानसभा के पटल पर नहीं रखा तो आखिर वो क्यों? क्या वो लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? हम उनका भी दिखलाएंगे, आशियाना दिखलाएंगे, आप देखते रहिएगा। और हम और इसी तरह के अपडेट्स आपको और इसी तरह के लोगों का दर्द हम आपको दिखलाते रहेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू कराएंगे और उनकी आवाज़ बन करके हम आप तक, जिला प्रशासन तक और सरकार तक उनकी आवाज़ को पहुंचाएंगे। हम अब लेते हैं आपसे इजाज़त। हम किसी अन्य मुद्दे पर जुड़ेंगे, किसी अन्य विषय पर बात करेंगे और गांव की यात्रा मेरी अनवरत जारी रहेगी। तब तक के लिए आप
सोशल संवाद देखते रहें। हमारे सोशल संवाद के फेसबुक पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जवाब दें। अगर आपके आसपास कोई समस्या हो, पब्लिक समस्या, सार्वजनिक समस्या हो, तो मुझे आप इनबॉक्स कीजिए। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आपकी आवाज़ को हम सरकार तक और संबंधित और जिम्मेदार पदाधिकारियों तक पहुंचाने का एक कड़ी का काम करेंगे।